समय में हमारे जो नई शिक्षा नीति है उसे ही लेकर चलती है। जो शिक्षा नीति ये कहती है कि आप अपनी मातृभाषा में, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाई करें और उसमें आगे बढ़ें। तो हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और अंत में हम चलते हैं आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से कंदे करें और बताएं अपने विचार राहुल जी की पुस्तक के बारे में। जी, सभी विद्वानों को प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य था कि हर विद्वान का एक एक शब्द मुझे यानी समझने का, उस पर गहन चिंतन करने का मौका मिला और ये अवसर दिया है हमारे राहुल जी ने। मैं इन्हें अपना अनुज ही मानता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही रास्ते के राहगीर हैं। हम थोड़ा आगे चले गए, ये साथ में अब आ रहे हैं। हम दोनों बैंकिंग जगत से ही हैं और इनको बहुत पहले से जानने, सुनने, समझने का हमें मौका मिला है, इसलिए इनके बारे में कुछ जरूर मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन पहले हम अपने वक्ताओं ने जो ज्ञान के मोती हमें दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसी में इनकी पुस्तक का सार भी हमें मिल जाएगा। वस्तुतः राहुल जी की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो हमारे प्राचीन साहित्य का ही एक स्वरूप है, जिसे कहते हैं चरय वेति। चलते रहो, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो और निश्चित ही आपको ज्ञान के मोती मिलते हैं। उसी प्रवृत्ति का ये परिणाम है कि आज इनके अनुभव ने हमें एक ऐसा ज्ञान पुंज दिया है जो आने वाले समय में एक ऐतिहासिक और स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाली पुस्तक के रूप में रहेगा। तो पहले तो हम अपने वक्ताओं से शुरू करें और अंत में मैं अपने व्याख्यान में समाहार करना चाहूंगा। आदरणीय जाधव जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। वस्तुतः उन्होंने हर चैप्टर के बारे में बता दिया है और जो नवोन्मेषी जो शब्द लगाया है इस पुस्तक में वह चरितार्थ होता है, क्योंकि हर क्षण में, यानी अभी वो पहले चैप्टर के बारे में बताएंगे तो उसमें फिर नवीनता है, फिर अगला चैप्टर बताएंगे वो उससे भी नवीन है और निरंतर अद्यतन होता जा रहा है। तो हमारे संस्कृत साहित्य में जो मम्मट है काव्य प्रकाश में उन्होंने लिखा था कि क्षणे क्षणे य नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः, जिसमें निरंतर नवीनता हो वही वास्तविक सौंदर्य, वही वास्तविक आकर्षण है। तो इस पुस्तक का आकर्षण ही यह है कि इसके हर चैप्टर में, हर अध्याय में एक नवीनता है और यही नवीनता बोध इसे नवोन्मेषी यानी यथा नाम ततो गुण, तथा गुण, इसका गुण वही है, जैसा इसका नाम है वही इसमें गुण है। आदरणीय जाधव जी ने जो 2-3 बातें बताई हैं उसका मैं समर्थन करना चाहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने हार्ड बाउंड वाली बात बताई है वो सजिल्द पुस्तक की, तो उसका एक कारण ये भी है कि जब सरकारी खरीद होती है तो उसमें सजिल्द पुस्तक को प्राथमिकता मिलती है और जो पेपर बैक है ये यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों के लिए काम में आएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये पुस्तक बहुत उपयोगी होने वाली है। अनेक विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में ये पाठ्यक्रम में भी शामिल हो सकती है। तो वहां विद्यार्थियों को एक सस्ता संस्करण चाहिए। तो आदरणीय हमारे जो भार्गव जी बता रहे थे कि ये पेपर बैक में भी चाहिए और हार्ड बाउंड में भी चाहिए। हार्ड बाउंड में इसलिए चाहिए क्योंकि ये पुस्तक आगे चल करके सरकारी खरीद में भी काम आएगी और सरकारी खरीद की एक प्राथमिकता ये भी होती है कि पुस्तक हार्ड बाउंड हो। फिर जो फॉन्ट साइज वगैरह जो उन्होंने कहा, निश्चित ही उनका ऑब्जर्वेशन, एक विद्वान है, हमें स्वीकार करना चाहिए और निश्चित ही अपने अनुभव से उन्होंने जो बताया है मैं सहमत हूं उनके इस विचार से, क्योंकि मुझे आपकी पुस्तक को देखने का, समझने का मौका मिला है। फिर हमारे सिंह साहब ने जो व्याख्यान दिया वो वास्तव में लग रहा था कि वे हमारे भुक्तभोगी हैं। राजभाषा में जो रह चुका है, घायल की गति घायल जाने वही जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर में उससे भी ज्यादा चोट पहुंचती है। यानी इस तरह से बैंकिंग की नौकरी को अगर मैं 2 पंक्तियों में कहूं किसी कवि के शब्दों में,
कि वेदना की कर्क रेखा पर कठिनों जिंदगी, संत्रास के भूगोल का कटिबंध हो जैसे। बैंकिंग का एक कार्य क्षेत्र ही बड़ा विचित्र है। यानी आप सामान्यतः 10 से 5 भी अगर आपकी नौकरी होती है, तो आप 5 बजे घर नहीं आ सकते हैं। आपको 6-7 बजे, 8 बजे यानी कम से कम 10 घंटे बैंक को देना होता है। और बैंकिंग का एक कल्चर होता है, एक कार्य संस्कृति होती है। आदमी खाली नहीं बैठता है वहाँ। यानी अपने दैनिक कार्यक्रम को निपटाने के बाद जब आदमी की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरा समय खपाने के बाद लिखता है, तब उसमें झलकता है कि उसमें कितना दृढ़ निश्चय है, कुछ कर गुजरने की कितनी तमन्ना है, कि थका हुआ शरीर भी फिर पुनर्जीवित होता है, पुनर्ऊर्जा का संचरण होता है। तो राहुल जी का जो काम है, उस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति ने जिसने पूरा समय अपना बैंकिंग क्षेत्र में लगाया हो और उसके बाद ज्ञान के प्रसार में अपना जीवन लगा रहे हों। यह निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, काबिले तारीफ है। हमारे सिंह साहब ने, सत्येंद्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई उन्होंने व्याख्यान में, कि मान्यता नहीं मिलती है ये हिंदी के साहित्य में, और खास करके तकनीकी साहित्य। राजभाषा विभाग एक विभाग है जो नियंत्रण करता है हिंदी के कार्यान्वयन का। बहुत बड़ा विभाग है, भारत सरकार का विभाग है। उनकी एक वेबसाइट है। मैंने उन्हें एक सुझाव दिया था कि आप अपनी वेबसाइट में हर महीने वो परिचय देते हैं साहित्यकारों का और उनकी नई कृतियों और उनकी कृतियों का, नई नहीं बोल रहा हूं, उनकी कृतियों का। और कौन से साहित्यकार होते हैं? सूर, कबीर, मीरा, तुलसी, निराला, प्रसाद, पंत। तो मैंने उनसे ये लिखा कि इनको तो हर बच्चा बच्चा जानता है, इनका परिचय देने की जरूरत क्या है? आप सरकारी तंत्र के लिए बने हैं, आपको तो महत्व देना चाहिए ऐसे लोगों को जैसे राहुल जी जैसे लोग हैं जो तकनीकी साहित्य लिख रहे हैं। ऐसे साहित्यकारों का परिचय दिया जाना चाहिए, ऐसी पुस्तकों का परिचय दिया जाना चाहिए। अब आप प्रसाद की कामायनी के बारे में परिचय देंगे तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन लगता है वो बड़े लोग हैं, उन्हें लगा होगा कि किसी एक व्यक्ति के कहने से हम क्यों सुझाव को स्वीकार करें। तो मैं इस मंच के माध्यम से, जो भारतीय विज्ञान प्रचारक समूह है, इससे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इसके मंच से ये आवेदन जाए, ये प्रार्थना उन्हें जाए, ये संदेश उन्हें जाए कि आप ऐसे व्यक्तियों की ऐसी कृतियों को यहाँ दिखाएं। हर माह के जो परिचय देते हैं साहित्यकार का, ऐसे साहित्यकार का परिचय दीजिए जो विज्ञान और तकनीकी में लिख रहा हो, ताकि लोगों को पता लगे कि ये नई नई क्या चीजें आ रही हैं। सूर कबीर तो सभी पढ़ते आए हैं, उसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य होते हुए भी वह अर्थहीन होता है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा राहुल जी, जो भी इसके संस्थापक और इसकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके माध्यम से और आज का संदर्भ लेते हुए आपकी पुस्तक को और आपके परिचय को उस वेबसाइट में डाला जाए राजभाषा विभाग की। और आगे से आने वाले समय में भी ऐसे जो साहित्यकार हैं, जो तकनीकी साहित्य लिख रहे हैं, वैज्ञानिक साहित्य लिख रहे हैं, उनके साहित्य का प्रचार का वो माध्यम होना चाहिए। सूर, कबीर, तुलसी या निराला का प्रचार की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। डॉक्टर संजय, उन्होंने हमसे क्या, उन्होंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, बहुत अच्छी बात। एक जिज्ञासा वाला जो तत्व उन्होंने उठाया था, जिज्ञासा वास्तव में मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। और जो राहुल जी जैसे धनी होते हैं, जिनमें विद्वता भी होती है और कर्मठता भी होती है, अगर उनमें जिज्ञासा का तत्व होता है तो वो समाज को बहुत कुछ दे जाते हैं। और जिज्ञासा ही उन्हें निरंतर प्रेरित करती है ज्ञान का उन्नयन करने के लिए, ज्ञान को प्रसारित करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को नई चीज देने के लिए। वास्तव में उन्होंने भाषा के महत्व के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अगर हम सोचें तो शब्द का महत्व ही बहुत प्राचीन है। हमारे प्राचीन साहित्य को देखें, शब्द ब्रह्म बिंदुपनिषद में कहा है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। अगर हम शब्दों पर ही नियंत्रण प्राप्त कर लें तो मोक्ष से भी ऊपर की स्थिति आ जाती है।
आज हमारा जो मानव सभ्यता का विकास है, यह शब्दों के माध्यम से है। अन्यथा पशुओं में भी वे सारी चीजें होती हैं जो मनुष्य में होती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, निश्चय, ये सारी चीजें उनमें होती हैं। लेकिन उनमें अपने ज्ञान को आगे हस्तांतरित करने की क्षमता नहीं होती। ज्ञान उनमें भी होता है, भाषा उनमें भी होती है, लेकिन वो आगे हस्तांतरित नहीं कर पाते हैं। और ज्ञान का विकास तब होता है जब हम उसे आगे हस्तांतरित करते हैं। और हस्तांतरण का माध्यम क्या होता है? ये रचनाएं, ये कृतियां, और जो हम लिखकर चले जाते हैं, जो हम लिखकर समाज के लिए छोड़ जाते हैं, उससे आगे समाज का विकास होता है। तो राहुल जी के प्रयास को हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का हस्तांतरण हो रहा है। आदरणीय भार्गव जी तो बहुत अनुभवी और हमसे बहुत यानी काफी बड़े लग रहे हैं उम्र में भी, लेकिन उम्र नहीं, जो है ज्ञान वृद्धेषु वयम न समीक्षते, जो ज्ञान में वृद्ध हैं वो तो हमेशा सम्मानित ही हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। वास्तव में हर शब्द पर विचार करना चाहिए। हम भारतीयों की एक कमी रह गई है कि हम विदेशी लोगों के आकर्षण में आ गए, या विदेशी लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से हमारी सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का जो पाप किया है, उसको दूर तो करना ही होगा। यानी ज्यादा दूर मत जाइए। यहां तक कि हमारे जो अभी उन्हीं का उदाहरण देना चाहूंगा, प्रमोद भार्गव जी का। कामायनी के बारे में वो बता रहे थे, प्रसाद जी के बारे में बता रहे थे कि प्रसाद पर उन्होंने हमारे करुणा शंकर उपाध्याय जी ने लिखा है। निश्चित ही जब कामायनी का पहला ही छंद में पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरे दिमाग में वही चीज आ रही थी कि इतनी बड़ी चीज को हम उसे कविता के रूप में पढ़ते हैं। कविता नहीं, हर शब्द विज्ञान है। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। देखिए कितनी वैज्ञानिकता है। जल का ही वो रूप है, बर्फ, लेकिन एक तरल हो जाता है, एक सघन हो जाता है, एक तैरने लगता है, एक नीचे प्रवाहित होने लगता है, एक जड़ हो जाता है, एक चेतन हो जाता है। कितना बड़ा विज्ञान है, कभी हम सोचते ही नहीं है। या उससे पहले चले जाएं तो उससे बड़ा विराट ज्ञान का भंडार है। राहुल जी ने अपने नवोन्मेषी जो लेखों में बहुत सारे मुद्दे उठाए। वास्तव में इस तरह के ही मुद्दे उठाए जाने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाएं। एक एक लेख ही आपका आने वाले समय में शोधकर्ताओं के लिए कई पुस्तकों की रचना का आधार बन जाएगा। ये होता है जिसे हम कहते हैं कि कार्य करने की प्रवृत्ति और कार्य। वास्तव में कई बार तो मैं सोचता हूं कि विदेशी लोग भारत को क्यों ऐसे नजरिए से देखते थे, और हमारे देश में उससे भी ज्यादा निकृष्ट सोच हो गई है धर्म के मामले में। यानी धर्म की बात करें तो पुराणपंथी बना दिया जाता है, जबकि सच ये है कि भारत का धर्म केवल धर्म नहीं, विज्ञान ही धर्म है। हमारे धर्म में कोई ऐसी चीज नहीं जो अवैज्ञानिक हो। किसी भी मुद्दे पर चर्चा कीजिए। मेरी भी पुस्तक है एक, प्राच्य और वैदिक विज्ञान। हमने इस तरह से प्राचीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक इसे देखने का प्रयास किया। एक चश्मा बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल, तब हम अपने लोगों को समझ पाएंगे, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे। और राहुल जी ने जो काम किया है वो एक सेतु का काम है। यानी प्राचीन संस्कृति को लेकर उसे विज्ञान के साथ आने वाली संस्कृति के लिए, आने वाली सभ्यता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। तो इनकी पुस्तक जो नवोन्मेषी पुस्तक है राजभाषा के क्षेत्र में, मैं इसके लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही मैं ये भी कामना करूंगा कि ये राजभाषा विभाग की वेबसाइट में दिखाई जाए, जहां पर कि साहित्यकारों का परिचय दिखाया जाता है, उनकी कृतियों का परिचय दिखाया जाता है। ऐसी नवीनतम पुस्तकें जो कि आने वाले समय के लिए मार्गदर्शक होंगी, उनका उसमें उल्लेख होना चाहिए।
और समय अब काफ़ी हो गया था, राहुल जी ने हमें बताया था कि समय की सीमा है हमारे पास, तो इसलिए ज़्यादा वक़्त मैं नहीं लूँगा। अन्यथा जब जब विद्वान वक्ता सामने हों और इतने तन्मय होकर सुन रहे हों, तो सुनाने वाले का उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन हमें भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए वक्ता को कि अपनी सीमाओं में बंद कर ही मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा हमारे राहुल जी को और आने वाले समय में इससे और बेहतर चीज़ें हमें मिलेंगी। सभी विद्वान वक्ताओं ने जो हमारा ज्ञान वर्धन किया है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही सार्थक और विद्वतापूर्ण कार्यक्रम आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद और सबसे बड़ी बात तो अंकिता जी जो इंजीनियर होते हुए भी साहित्यिक और इस वैज्ञानिक कार्य से जुड़ी हैं, तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है क्योंकि उनकी सोच ही आगे आने वाले समय में हमें एक नया मार्ग दिखाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संक्षिप्त सा वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, बहुत अपने एक जो गुण वाक्य कहा जो जिसको मैं भी कहना चाहूंगी कि राहुल जी की किताब जो पुस्तक है वो सेतु का काम कर रही है। पुरानी जो हमारी सभ्यता है उसको आगे आने वाले लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। तकनीकी भाषा के जरिए हिंदी को समृद्ध बना रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि थोड़ा समय लंबा हो गया है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं और आप सबको राहुल जी को पुनः शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि राजभाषा हिंदी के नवोन्मेषी आयाम ये पुस्तक उपलब्ध है, आप इसे खरीदें, पढ़ें और लोगों को बताएं कि ये पुस्तक है और जो आपकी जो तकनीकी व्यवधान आते हैं उसे हिंदी में समझकर आप उसे आसानी से कर सकते हैं हर क्षेत्र में। जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं करना चाहूंगा कि इस किताब में जो कुछ है अच्छा वो मेरे गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद है और इसमें जो कुछ भी कमियां रही है वो मेरी खुद की है। तो सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए, इस कहावत के अनुसार इसमें जो कुछ अच्छा है वो आप ग्रहण करें, जो कुछ गलतियां है उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मुझे इस अवसर पर मेरे योग गुरु से भी मार्गदर्शन मिला, मेरे कोश गुरु से भी मार्गदर्शन मिला, मेरे राजगुरु अर्थात राजभाषा अधिकारी नौटियाल जी का भी सानिध्य मिला, साथ ही मेरे मित्र गुरु संजय धोटे सर का और जादव सर का भी सानिध्य मिला। उन सबका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और इस किताब को सफल बनाने में मेरे पारिवारिक सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस काम में जुड़े हुए मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमारे प्रकाशक है साहित्य संस्कार माला, उनका नाम ही साहित्य संस्कार माला है, तो उनका उद्देश्य यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी वक्ताजनों का और दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसमें जो कुछ अच्छा है वह आप सबका है और इसमें जो कुछ बुरा है, जो कुछ कमियां रही है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस कड़ी को निरंतर बनाते रहेंगे, बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ अनिल कुमार त्रिपाठी जी भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह के प्रमुख और हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले और संचालन करने वाले मैडम और बैक स्टेज में जिन्होंने हमें तकनीकी सहयोग किया, ऐसे सभी का जिनका मैं नाम लेना भूल रहा हूं, उन सबका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।